नमस्कार साथियों। आज मैं उन तमाम मुद्दों पे आपसे चर्चा करने के लिए हाजिर हूँ जिन मुद्दों का सहारा लेकर हमारे कुछ मुट्ठी भर लोग हमारे समाज के, या यूं कहिए कि भेड़ की खाल में भेड़िए लोग हमारे समाज के युवाओं को बरगलाते हैं, उन्हें उल्टा पाठ पढ़ाते हैं, उनके अंदर ऐसी झूठी शक्ति का संचार करते हैं जिनसे कि वह उनकी बातों में आकर अपने जीवन के कीमती समय, यानी कि जब उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करके, या शिक्षा भी पूरी ना हो, एक उम्र के अनुसार अपने जीवन में अपने रोजगार के लिए अपनी मेहनत संघर्ष शुरू करना चाहिए। उस दौरान वो समिति, संगठन, यूनियन, पंचायत, इन सब चीजों में उलझ रहे होते हैं और अपने जीवन के बहुमूल्य समय को इस बेतुके प्रोग्राम में झोंक कर जब उन्हें वापस अपने परिवार की, अपनी जिम्मेदारियों की सुध दी जाती है, याद आती है, तो वापस वो किस प्रकार अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते साथियों, और वापस झाड़ू की नौकरी की ओर रुख करते हैं। तो साथियों आइए चर्चा करते हैं उन तमाम मुद्दों के लिए। सबसे पहला अगर हम बात करें तो हमारे समाज में हमारे लोग भीड़ इकट्ठी करते हैं और धर्म की बात करते हैं। साथियों, क्या हमारे मंदिरों की हालत हम सबको नहीं मालूम कि क्या हालत है हमारे मंदिरों की? क्या कभी हमारे समाज के धर्म गुरुओं के प्रवचन, सत्संग प्रोग्राम बड़े लेवल पे, जैसे कि ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज अपने सत्संग लगवाता है, कार्यक्रम कराता है, भजन संध्या कराता है, क्या हम अपने इष्ट की, अपने समाज के धर्म गुरुओं की ऐसे भजन संध्या, जागरण प्रोग्राम कराते हैं? साथियों, हमें हमारे इष्ट सिर्फ और सिर्फ एक महीने में 15 दिन पहले जन्मोत्सव जयंती के और एक महीने 15 दिन बाद तक ही याद आते हैं। तो अगर जो धर्म की बातें करते हैं तो उन्होंने आज तक हमारे मंदिरों को गुरुद्वारों की तरह, चर्च की तरह, या अन्य चीजों की, अन्य धर्म स्थलों की तरह अन्य चीजों से सुशोभित क्यों नहीं किया? साथियों, क्योंकि हम गरीब हैं, हम आर्थिक तौर पे मजबूर हैं, कमजोर हैं, इसलिए हम अपने मंदिरों को वो भव्य रूप नहीं दे पाए जो वास्तव में भव्यता हमारे मंदिरों को मिलनी चाहिए थी, हमारे गुरु के मंदिर को मिलनी चाहिए थी। हम गरीब हैं, आर्थिक तौर पे कमजोर है, इसलिए हम अपने धर्म का प्रकाश नहीं फैला पाए और उस पर चर्चा 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 संस्थाएं बनाकर युवाओं को ठग रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, उनके जीवन का महत्वपूर्ण समय हम इन बातों में उलझा रहे हैं। दूसरा मुद्दा साथियों, राजनीति। साथियों, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हमारे युवा को राजनीति के नाम पर ठगते हैं। वो कहते हैं कि राजनेता बनना है। साथियों, राजनेता बनने के नाम पर अपने पीछे एक भीड़ इकट्ठी करते हैं। वह व्यक्ति जो भीड़ इकट्ठी करता है खुद स्वयं तो निगम पार्षद, विधायक, सांसद, किसी आयोग का चेयरमैन या सदस्य या एमएलसी या राज्यसभा सांसद तो बन जाता साथियों, किंतु जो समाज के हमारे युवाओं की भीड़ उसके पीछे होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक भीड़ के आयोजन के रूप में पार्टी को गिरवी रख भीड़ का दिखावा दिखा, दबाव बना, अपनी टिकट, अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करता है साथियों। इसका मतलब जो साथी, जो नेता लोग राजनीति की वकालत करते हैं तो वो अपना पेटा भरते हैं साथियों, अपना घर भरते हैं, समाज को भड़काते, युवाओं को भड़काते, और फिर वापस वही चक्कर शुरू होता है कि जीवन के 8-10 साल हमारे युवा उसके साथ लगते हैं और बाकी बाद में अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। और राजनीति में जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा संविधान है, संविधान के द्वारा लोकतंत्र स्थापित किया गया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, उसको इन मनुवादी लोगों ने, मनुवादी ताकतों ने एक धनतंत्र के रूप में बदल दिया है। साथियों, ये बातें करने में अच्छी लगती है कि कैडर मिशन मूवमेंट, लेकिन वास्तव में धरातल पर चुनाव पैसे से ही जीता जाता है, आर्थिक मजबूती से जीता जाता है। साथियों, क्या हमारे सांसद नहीं, और सांसद बनने के बाद उन्होंने क्या करा समाज के लिए? क्या वर्तमान में राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, अन्य राज्यों में मंत्री संतरी नहीं है हमारे सब साथियों? लेकिन उसके बाद समाज की कोई सुध लेने वाला नहीं होता, क्योंकि राजतंत्र में राजा बनता है और प्रजा भूखी रहती है। जब तक राजा प्रजा को भूखा नहीं रखेगा, राजा का अस्तित्व नहीं बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, हमारे पास इतना धन भी नहीं है साथियों कि हम अपना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बनाकर सामूहिक रूप से अपनी पार्टी खड़ी करें। वकालत बहुत सारे लोग करते हैं, पार्टी बहुत सारे लोग चला रहे हैं, किंतु एक भी ऐसा दल बल नहीं है जो बल के साथ, छल के साथ, आत्मविश्वास के साथ, हिम्मत के साथ
अपनी व्यक्तिगत पार्टी बनाकर सर्व समाज का साथ लेकर या सारा लेकर यूज कर राजनीतिक दल बना, राजनीति में अपनी हिस्सेदारी स्थापित करे। कारण हम आर्थिक तौर पे कमजोर है, मजबूर है। आर्थिक तौर पे कमी हमारे को राजनीति में भी पीछे रखती है। तीसरा मुद्दा साथियों, सामाजिक। साथियों, जब कोई जातिवाद का मुद्दा या कोई भी शोषण का मुद्दा पूरे देश में हमारे ऊपर होता है, तो देश में जगह जगह हमारे संगठन, हमारे नेता, हमारे लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, हाय हाय करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, ज्ञापन देते हैं, लेकिन उसका नतीजा 0/0 होता है। साथियों, ये आप सबको मालूम है, स्वयं को मालूम है। कितनी हमारे युवाओं की हत्या होती है, बच्चों की हत्या होती है, उनके साथ गलत दुर्भावनाओं के साथ इतना बुरा कांड होता है कि जिसको सुनकर देखकर हमारी आत्मा तक हिल जाती है। और उस पर जो कैंडल मार्च निकालते हैं साथियों, वो आंदोलित होते हैं, सामाजिकता का नाम लेते हैं और हमारे युवाओं को फिर भड़का आते हैं। सामाजिकता हमारे अंदर कूट कूट के भर देते हैं और आंदोलन जब हम करते हैं तो आंदोलन के नतीजे साथियों आप सबके सामने हैं। बहुत सारे आज से 10-20 साल पहले जितने कांड हुए थे उसकी पोल पट्टी आज खुल के सामने आ रही है साथियों, कि समाज के नेताओं ने ही उस दौरान उन कांडों में, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो या उत्तरांचल हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, गुजरात हो, जहां जहां पे हमारे साथ 10-20 साल पहले जो जो हत्याकांड हुए थे, उन सबकी पोल पट्टी जब बाद में खुलती है तो हमारा ही साथी उसमें लिप्त पाया जाता है साथियों। और उस दौरान वो बहुत हंगामा काट रहा होता है साथियों, और बाद में विभीषण की तरह वो उसमें लिप्त हुआ नजर आता है उन दूसरी मनुवादी ताकतों के साथ। तो हमारे सामाजिक आंदोलन भी विफल पाए जाते साथियों। उसका भी कारण एक है कि हम आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए हमारे आंदोलन नहीं संपूर्ण हो पाते। अगर आपको इसका ताजा तरीन उदाहरण देखना है तो मैं किसान आंदोलन की बात करूं। कुछ वर्षों पहले हम सब ने किसान आंदोलन देखा था साथियों। किसान आंदोलन पे जब रसद पूरी थी, आर्थिक तौर पे वो मजबूत आंदोलन था, तो किसानों को पीछे से रसद मिल रही थी, ताकत मिल रही थी बैकफुट से। उन्होंने सरकार को 2.5 साल तक अपनी बात मनवाने के लिए अपने आप को दिल्ली के बॉर्डर पर डटाए रखा, बने रहे वहां पे, और सरकार को मजबूरी में, इस तानाशाह सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, घुटनों के बैठना पड़ा, क्योंकि वह आंदोलन आर्थिक तौर पे मजबूत था। हमारा कोई भी आंदोलन आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं होता। इसका उदाहरण आप दिल्ली के जंतर मंतर पे जब भी कोई आंदोलन होता है, जाति विशेष हमारे को लेके हमारा आंदोलन, तो वहां पर गिनती के लोग मौजूद होते साथियों। उसके पीछे आर्थिक कमजोरी है साथियों। अगर आर्थिक मजबूती हो तो हम भी अपने दिल्ली की 70 विधानसभाओं में 70 बसें लगाए, 272 वार्डों में 272 गाड़ियां लगाए, और वहां से 1,000 100 150 60 आदमी बुलाया जाए तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होता है। लेकिन नहीं साथियों, सबके पीछे पैसा लगता है। तो इसका मतलब सामाजिक रूप से हम अपंग है, तो आर्थिक रूप की कमजोरी की वजह से। साथियों, मैंने बताया आपको धार्मिक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा और सामाजिक मुद्दा। अब आते हैं साथियों हम शैक्षणिक मुद्दे पे। शैक्षणिक मुद्दे की वकालत साथियों बहुत सारे लोग, बुद्धिजीवी वर्ग करता है साथियों। मैं आपको बताना चाहूंगा, कड़वी बात है, सच्चाई बात है, इसको घुमा फिरा के जितना लाग लपेट करके मधुर वाणी में चतुराई के साथ एक मुद्दा बना के प्रस्तुत किया जाता हो, लेकिन सच्चाई जो मैं बताने जा रहा हूं साथियों, कि 12वीं तक तो सरकार के पास निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है हमारे लिए। उसके बाद 12वीं में अच्छे मार्क अगर हमारा बच्चा ले आता है तो शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा इतनी महंगी है साथियों, काउंसलिंग इतनी महंगी है साथियों, प्राइवेट। जो अगर हम बताएं बच्चों को 12वीं के बाद क्या करना है, उस काउंसलिंग की सीटिंग कराने के लिए जो एक सीटिंग होती है वो हजारों लाखों में साथियों। उसके बाद डॉक्टर यानी एमबीबीएस की पढ़ाई, उसके बाद इंजीनियर की पढ़ाई, उसके बाद लॉ में जज बनने के लिए उसकी पढ़ाई। इन तमाम पढ़ाइयों के लिए साथियों एक दिल्ली में इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, और इंस्टीट्यूट में अगर नंबर कम आते हैं, इंस्टीट्यूट में 10, 20, 30, 40, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए तक की शिक्षा का निजीकरण करके प्रावधान रखा हुआ साथियों प्राइवेट सेक्टर में। और अगर हमारे बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं तो वो यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी बड़ी सरकारी एजेंसी में एडमिशन ले सकता है। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है कि समस्त समाज के बच्चे हमारे 99.9 यानी 99.9% नंबर लेके पास हो साथियों। ऐसा नहीं, एक घर में अगर 3 बच्चे होते हैं तो एक बच्चे के नंबर ज्यादा आते हैं, 2 के कम आते हैं। तीनों के इत्तेफाकन होते हैं कि वो हाई कैपेबिलिटी नंबर लेकर आए।
लेकिन समाज का संपूर्ण बच्चा तो नहीं लेके आ सकता साथियों, क्योंकि बहुत सारी चीजों से अभी हम ग्रस्त हैं। शिक्षा को निजीकरण कर उन्होंने बहुत महंगा कर दिया है। जो लोग शिक्षा शिक्षा चिल्लाते हैं, मैं उन्होंने कहना चाहता हूं कि 2-2.5-3 करोड़ रुपए का एक MBBS का कोर्स होता है, क्यों नहीं कराते आप लोग अपनी संस्था के द्वारा हमारे बच्चों को, समाज के बच्चों को पढ़ कराते हो, आंदोलित करते हो, आंदोलन करने के लिए मजबूर करते हो। साथियों 12वीं तक, बार बार कह रहा हूं कि 12वीं तक शिक्षा फ्री है, मुफ्त है। उसके बाद की जो शिक्षा है वो मायने रखती है और वो बहुत महंगी है। साथियों मेरा आपसे ये अनुरोध है, धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक जो ये मुद्दे हैं, इन पर जो लोग हमारे युवाओं को बलगराते हैं, उनसे सिर्फ एक ही बात करिए साथियों कि हमें रोजगार बताइए कैसे होगा, रोजगार बताइए कैसे मिलेगा, हमें रोजगार दीजिए। सरकार हमारे को पिछले 75 साल से संवैधानिक तरीके से, कई कालों से, 5000 वर्षों से हमारा शोषण करती आई है। कोई मसीहा हमारे लिए नहीं आएगा साथियों। हमें अपने परिवार का मसीहा स्वयं बनना पड़ेगा, अपने बच्चों का स्वयं का मसीहा हमें स्वयं बनना पड़ेगा, और रोजगार उत्पन्न करके हमें इतना स्वाभिमान अब समाज स्थापित करना पड़ेगा। जिस घर में आमदनी अच्छी होगी साथियों, अच्छे सोर्स ऑफ इनकम से आमदनी आएगी, वो अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाएगा, अच्छा खिलाएगा, अच्छे स्वास्थ्य सुविधा देगा, अच्छा माहौल देगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जब ऐसी शिक्षा दीक्षा अपने बच्चों को मिलेगी, पहले हमारे परिवार का विकास, उसके बाद हमारी जाति का विकास, और उसके बाद जो हमारा राष्ट्र, मूल निवासी राष्ट्र का विकास होगा, और हम अपनी भागीदारी इसमें स्थापित कर पाएंगे। तो साथियों मेरी प्रार्थना है कि रोजगार पे ध्यान दें। और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि पिछली पोस्ट में मैंने जो पोस्ट डाली थी उस पर लगभग 12,000 आप सब लोगों ने लाइक भेजे, उसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हमने जो नंबर मांगे थे, सैकड़ों की तादाद में हमें नंबर मिले साथियों, जबकि हमने 50 नंबर मांगे थे। 50 में से आपको बताना चाहूंगा साथियों, 8 साथी पूरे भारतवर्ष से, 8 साथी अभी तक हमारे साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए साथ आ चुके हैं, डायरेक्टरशिप लेने के लिए, और जिसमें से 2 महिलाएं हैं जो कि खुद बिजनेस वूमन है और समाज की है हमारे। तो उनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं साथियों। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, हमने अपना YouTube चैनल क्रिएट कर दिया है, जिसपे आने वाले भविष्य में हम अपनी एक एक नीति का खुलासा करेंगे। कृपया कर वो YouTube चैनल आप लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ज्यादा से ज्यादा अपनी जाति के लोगों से कराएं, अपने समाज के लोगों से कराएं। YouTube चैनल का नाम है मिशन रोजगार RVS, मिशन रोजगार RVS लिखेंगे साथियों, तो वो YouTube चैनल खुल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते साथियों, धन्यवाद।